धूप में आईना सामने रख मेरा पड़ोसी सफेद बाल नोच रहा था। मायूस सा लगता था, शायद गहरा कुछ सोच रहा था। मुझे देखकर थोड़ा शर्माया, झेंपा, मुस्कुराया। मुरझाया सा मुख उसने ऊपर उठाया, दर्पण को पलटा और मूछना छुपाया और बोला, आओ आओ भाई, दाढ़ी बनाकर हटा हूँ, बस धूप सेक रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ, बस यूं ही जरा मुखड़ा देख रहा हूँ। मैंने कहा, जाने दो भाई, कौन सी ऐसी रौनक ढूंढ रहे हो मुख पर जो तुम्हें पिछले 60 साल में नजर नहीं आई। छोड़ो, मुझसे क्या छुपा रहे हो। जानता हूं मैं तुम खुद को जवान बना रहे हो, पर मेरी राय है कि तुम प्रयत्न छोड़ दो। हार मान लो, समय से व्यर्थ यत्न छोड़ दो। शीशे को सामने रख, यदि तुम यूं ही सोचते रहे, चुन चुन कर सफेद बाल नोचते रहे, तो शेष जीवन कुछ और नहीं कर पाओगे, बस सफेद बाल ही नोचते रह जाओगे। अच्छा तो यही है कि होश संभालो, करके मन को पक्का, बचे हुए काले ही नोच डालो। जल्दी हो जाएगा काम, काफी आसान है। 60वें साल में कब कोई हुआ जवान है। जो काम जवानी में न हुए अब तो न हो पाएंगे। सफेद बाल तो अब बढ़ते ही जाएंगे, या फिर इन्हें जड़ से ही कटवा डालो, जाकर नाई से उस्तरा फिरवा लो। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, किसको दिखाना है, कौन सा जाकर तुमने ब्याह करवाना है। भाभी ने तो तुम्हें 40 साल से जाना है, फिर भी तुम्हें शौक है तो आजमा सकते हो। प्रयोग के तौर पर खिजाब लगा सकते हो। परिणाम अच्छे निकले तो बस तने रहना, शेष जीवन बस जवान ही बने रहना। हाँ, रंगो यदि बाल तो जरा सीमा में रहना, कहीं कुक्कू को तुम्हारा बाप ना पड़े कहना। बाप बाप ही लगे तो जचेगा, बाप बेटे से छोटा लगे तो कौन अच्छा कहेगा। मेरे भाषण का क्या असर हुआ मुझे पता न चला, जब तक मैं कुछ दिन बाद भाभी से न मिला। वे आई हमारे घर रोती, आंसुओं से पल्लू को भिगोती और बोली, ये आपने क्या किया है, हमारे घर का सत्यानाश कर दिया है। बुढ़ापे में न जाने आपने उसे क्या आइडिया दिया है, उसका तो बिल्कुल सर फिर गया है। तब तक तो ठीक था, जब तक वो जुल्फें बनाता रहा, फिल्मी गीत गुनगुनाता रहा, मुझे डार्लिंग कह के बुलाता रहा। पर अब बात हद से बढ़ गई है, उसके सर पर जवानी चढ़ गई है। यह देखो, ये खत उसकी जेब से मिला है और बटुए में से ये फोटो भी निकला है। कॉलर पर पाए मैंने लिपस्टिक के निशान हैं। हम सब पिछले कई दिन से परेशान हैं। पूछा तो बोला, प्रेम का तूफान जब उमड़ कर आता है तो ऐसा अक्सर हो ही जाता है। और कल जब वो मेरे सामने बैठा सूंघ रहा रुमाल था, आज मैंने धोते हुए देखा उस पे चिपका हुआ एक लंबा बाल था। अब जैसे तैसे उसे समझाओ, उस नकली जवान को किसी तरह फिर से बूढ़ा बनाओ। मैंने कहा, देखो भाभी, माना तुम्हारे पति पर चढ़ा नया जोश है, या बुढ़ापे में वह खूब बैठा होश है, पर सारा कसूर उसका ही नहीं, कुछ तुम्हारा भी दोष है। आदमी का मन स्वभाव से चंचल होता ही है। प्रणय का भूत चाहे पतियों में सोता ही है, पर कभी कभी जाग भी जाता है। किसी अप्सरा को देख फिसल जाता है मन, पाने को जी ललचाता है। पत्नियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पतियों की दबी हसरतों का ज्ञान रखना चाहिए। डांट भले लेकिन पर कभी कभार प्यार भी करना चाहिए। बेलन हाथ में लिए बिना भी कभी तो इंतजार भी करना चाहिए। अब जिस पति को पत्नी के हाथ में सदा झाड़ू ही नजर आएगा, वो निश्चय ही किसी और के पास जाएगा। बुजदिल से बुजदिल पति भी एक दिन हाथ से निकल जाएगा। जान देने की बजाय वह जान की बाजी लगाएगा, बचाएगा कुछ पैसे सब्जी राशन की खरीद फरोख्त में, करेगा हेरा फेरी, सौदा हो गया महंगा ऐसा बताएगा, पटाएगा कोई फुलझड़ी चुलबुल सी, फिर से उसे सिनेमा ले जाएगा। काम रहता है बहुत दफ्तर में, ऐसा ही अक्सर बहाना बनाएगा। हो सकता है उसके दिल में मोहब्बत जाग जाए और वह किसी छोकरी को लेकर भाग जाए। चाहे वो नए सिरे से बच्चे खिलाएगा,
धोएगा कपड़े, पैर भी दबाएगा, ढोएगा थैले और डांट खाएगा, पर किसी का बसा बसाया घर बेकार में उजड़ भी तो जाएगा। इस उम्र में किसी पत्नी का पति के बिना गुजारा नहीं हो सकता। जिसे आराम करने की आदत हो गई हो, उससे घर का काम सारा तो हो नहीं सकता। कॉलर पर लिपस्टिक के निशान तो प्रथम चरण के चिन्ह हैं। सिचुएशन संभल सकती है, कोई ना कोई युक्ति अब भी निकल सकती है। भाभी ने हाथ जोड़कर कहा, कोई युक्ति सुझाइए, मैं कुछ भी करने को राजी हूँ। कैसे उस नकली जवान की मैं पलट सकती बाजी हूँ। मैंने कहा, औरतों को रूप श्रृंगार सुबह शाम करना चाहिए, अपनी खिसकती जवानी को संभालने का इंतज़ाम करना चाहिए। अब तुम ही देख लो अपना तुमने क्या हाल बना रखा है। देह को तुमने अपनी फुटबॉल बना रखा है। साड़ी से धोती पर उतर आई हो, डायमंड से मोती पर उतर आई हो, लिपस्टिक बिंदी तो तुमने कभी लगाई ही नहीं, और नाइटी तो शायद कभी सिलवाई ही नहीं। शादी के बाद एक आध बार पहनी हो तो वो बात अलग है, पर उसको बीते हुए तो अब हो गया युग है। अटैक। मैंने कहा, आक्रमण ही तो बचाव का सर्वोत्तम नियम है। हमारी भाभी क्या किसी से कम है? तुम भी उसे बन ठन के दिखा दो, उस बेवकूफ का दिमाग ठिकाने लगा दो। चाहो तो तुम भी तो ब्यूटी पार्लर जा सकती हो, खुद को फिर से आकर्षक बना सकती हो। भाभी कुछ देर सोचती रही, आंखों के कोनों से आंसू पोंछती रही, फिर थैंक यू कहकर चल दी अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी। फिर कुछ दिन तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। एक दिन की वार्ड पर दस्तक सुन जब बीवी ने दरवाजा खोला तो बसंत के झोंके की तरह भाभी ने प्रवेश किया। अंदर घुसते ही उसने हाथ हिलाया और बोली, हाय। स्तब्ध रह गई बीवी मेरी और चौंका मैं, पर हम दोनों कुछ बोल नहीं पाए। वे खिलखिलाई और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती, तितली की तरह मंडराती और हवा में खुशबू फैलाती, तैरती मेरी कल्पना के लेकर पर जाकर बैठ गई सोफे पर। और मैं उसके सामने सम्मोहित ठगा ठगा काउच पर बैठ गया, कुछ ख्वाबों में खोया, कुछ जगा। मैं तो कसम से घबरा सा गया, भाभी को देखकर शर्मा सा गया। स्लीवलेस, स्ट्रैपलेस और न जाने लेस क्या क्या, भाभी तो लग रही थी एकदम पटाखा। ब्यूटी पार्लर से न जाने क्या जादू करवा कर आई थी, हेयर कट, डेयर कट और न जाने वेयर कट करवा कर आई थी, अपनी उम्र के सच 20 साल घटवा कर आई थी। सब करवा कर आई थी वह, आईब्रोज, फेशियल, आर्म्स और लेग्स। भाभी तो लग रही थी विस्की का पेग। देखकर उसे नशा सा छाने लगा था। मैडम को भी ब्यूटी पार्लर भेजने को मन चाहने लगा था। वो तो बेकार में घर पर ही मेहंदी थपती और मिट्टी मलती रहती है, फर्क कुछ पड़ता नहीं और साथ में ठेठ देहाती जुबान चलती रहती है। भाभी जो अभी कुछ क्षण पहले निर्भीक और आत्म आश्वस्त लग रही थी, मेरी पैनी दृष्टि के तेज से बेचैन सा महसूस करने लगी थी। उसके अंदर की नारी शालीनता पुनः जगी थी। भाप गई वो, सिहर गई वो, कुछ कांप गई वो। उसने हाथों से खींच स्कर्ट को लंबा करने का प्रयास किया। असंभव था वो, फिर भी व्यर्थ ऐसा अनायास किया। फिर उठ मेरी नजर के सामने से हट सोफे के कोने में जा बैठी थी। बीवी के रसोई से आने से पहले मुझसे नजर मिलाती झुकाती रही, मुस्कुराती तो रही वह, पर कसमसाती रही। बीवी जो शीघ्र ही काम निपटा कर वापस रसोई से आई, एक दृष्टि उसने सीन पर दौड़ाई और ताड़ कर मुझे रह गई हक्की बक्की। लेकिन चतुर है वो बहुत और इरादों की है पक्की। मुझ पर नजर रखने के लिए वह भाभी संग सोफे पर नहीं बैठी, बल्कि सोफे के पीछे पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। उसके सीन में उतरते ही मेरी सब कल्पना हवा हो गई, जुबान तालू से चिपक गई और नजर उठानी तो जैसे गुनाह हो गई।
जिसे मैंने अब झुकाए रखना ही उचित समझा। अपनी आंकती झांकती दृष्टि पर अब अंकुश लगाए रखना ही उचित समझा। अब वह मेरी बीवी के आने पर दलेर हो गई थी। दोनों की नजरें मिली, इशारों में बात हुई। मेरी शरारत भरी निगाह की शिकायत भी अकस्मात हुई। फिर मेरी तरफ एक साथ मुड़ी दो निगाहें और पढ़ ली मैंने शिकायत और झिड़की, मानो दोनों ने एक साथ कहा हो, देर हो गई थोड़ी, अब लूंगी मैं तुमसे निपट। फिर टांग पर टांग चढ़ाकर झटपट, और चेहरा पीछे बैठी मेरी बीवी की ओर कर वह बोली, आगे आ जाओ दीदी। अपने पास की सोफे की खाली जगह को हाथ से थपथपाकर उसने इशारा किया। नए नए सीखे अपने अंदाजों और खिसकते आत्मविश्वास को स्थिर करने का उसने इंतजाम दोबारा किया। भाभी ने अपने ब्यूटी पार्लर जाने के अनुभव के बारे में हंसाया, चुस्की ली कभी और कभी उत्साह जगाया। चुप बैठा, मैं सोचता रहा। पैसे तो लिए थे उन्होंने, मगर भाभी की नींव तक हिला दी थी। मेम तो बनाया ही था उसे, और साथ में उन्होंने उसे अंग्रेजी भी सिखा दी थी। हाँ की जगह या और नाक चढ़ाने की जगह वाह वो कहने लगी थी। स्वर में उसके माधुर्य की धारा बहने लगी थी। पैसे का इतना सही वसूल मैंने पहली बार देखा था। एक दृष्टि डाली मैंने उस पर जो मेरी किस्मत का लेखा था। अफसोस किया मैंने, कुछ मन को मनाया, पर उसके मुंह पर गुस्सा पड़ मेरा सर चकराया। फिर उसने स्लिमिंग क्लासेस के बारे में बताया और मेरी बीवी से बोली, दीदी तुम भी चलना मेरे साथ अगली बार, मैं तुम्हें ले जाऊंगी, अपने नए परिचितों से मिलवाऊंगी। मेरी बीवी बोली, रहने दो, जैसी हूं मैं ठीक हूं, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए पैसा और समय नहीं है। इस मध्यम वर्गीय जिंदगी में दिन भर बाई बन जूझना मेरी तो किस्मत में यही है। भाभी कुछ सोचती हुई बोली, मैं भी तो ऐसा ही सोचती थी, पर देख लो मेरे घर का क्या हाल हो रहा है। सेंध लग चुकी है उसमें, अभेद्य समझती थी मैं जिसे। और इतना ही नहीं, वह जिससे मुझे ही संतुष्ट करने की उम्मीद नहीं थी कोई, उससे ही कमाल हो रहा है। हम उसकी अदा, अंदाज और हौसले से चकित थे। तब थे, विस्मित थे, अपरिचित थे। बड़े प्रभावशाली ढंग से उसने हर किस्सा सुनाया। बहुत दिलचस्पी से सुनता रहा मैं, बड़ा मजा आया। बीवी भी हूं हाँ तो करती रही, पर उसके सहसा बदले बदले मिजाज को मैं समझ नहीं पाया। 2 घंटे तक बतियाते रहे हम, आगे के प्लान बनाते रहे हम। फिर उठकर चल दी वह, अदा से उठी, पीछे मुड़ देखा हमें, बाय किया, हाथ हिलाया। जाते जाते उसके मैंने कहा, भाभी जंगल के खरगोश भी सहम जाते हैं जब शेर दहाड़ता है। अब तो मुकाबले की चोट है, देखते हैं अब कौन बाजी मारता है। वह बोली, मुझे कोई बाजी नहीं मारनी है, मुझे तो बस उसकी चुड़ैल उतारनी है। उसकी दबंग अभिव्यक्ति और बयां करने के अंदाज से दंग थे हम। उसके इस मिशन के लिए उसके संग थे हम। पर अभी भी मैं हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। भाभी के बदले हाल से पैदा हो सकने वाली नई संभावनाओं के नक्शे बना रहा था। पर अपनी ही बीवी के अचानक बदले तेवर देखकर मेरा माथा ठनका। मैंने सोचा, अब पहले तो हाल जानना पड़ेगा इसके मन का। लेकिन इससे पहले कि मैं संभल पाता, वह बोली, क्या बात है, बड़े मुस्कुरा रहे हो, लोगों के घरों को बचाने के नुस्खे सुझा रहे हो। किसी गलत फहमी में तो तुम रहो ना, देखना कहीं बाकी उम्र तुम्हें न पड़े पछताना और न पड़े रोना। मैंने कहा, ऐसा क्या कर दिया है मैंने? उसको अपने पति को वापस राह पर लाने का मशवरा ही तो दिया है मैंने। वह बोली, किया तो नहीं, पर कोई कसर भी नहीं छोड़ी। नियत सही रखो अपनी, शर्म कर लो थोड़ी। फिर मुंह बनाती हुई बोली, तुम अपने मशवरे अपने तक ही रखो तो सही होगा। मेरे विचार से तुम्हारे लिए तो उचित केवल यही होगा। मैंने कहा,
मैं तो सोच रहा था कि तुम भी क्यों नहीं ब्यूटी पार्लर जाती, घर पर ही मिट्टी और मेहंदी मल मल कर फिरती हो पैसे बचाती। भड़क गई वह और बोली, मुझे तुमसे कोई सुझाव नहीं चाहिए। मैं जैसी भी लगती हूँ, जो भी करती हूँ, हकीकत में जीती हूँ। मुझे ख्याली पुलाव नहीं चाहिए। अपनी चिंता नहीं है मुझे, तुम्हारी है। मर्दों को लगी जाती है, तुम्हारे दोस्त को लगी जो बीमारी है। और मेरे पास तुम्हारी बीमारी का इलाज है। एक ही खुराक में तुम्हें तंदुरुस्त कर दूंगी। चाय ढाल और इरादे तुम्हारे सब दुरुस्त कर दूंगी। मैंने कहा, ऐसे बेकार में तुम शक करती हो, अकारण ही काल्पनिक संभावनाओं के आ गुजरने से डरती हो। वह बोली, अच्छा, जो हो रहा है उनके घर में हमारे घर में क्यों नहीं हो सकता? जबकि लंपट लुच्चा पति मेरा नंगी टांगों को देखने से नहीं थकता। मैं शर्माया। मुझे ध्यान आया कि वाकई भाभी पर मैंने दृष्टि थोड़ी ज्यादा ही डाली थी। कुछ पल के लिए मैं भूल ही गया था कि मेरी हरकतें सब देख रही मेरी घरवाली थी। विचरती नजर पर मैं अंकुश नहीं लगा पाया था। जो मुझे नहीं आना चाहिए था, वह ख्याल भी तो मुझे आया था। पर आखिर नर ही तो हूं मैं, नारायण तो नहीं। भीष्म की तरह का मैंने लिया कोई प्रण भी तो नहीं। गृहस्थ के सीमित दायरे में ही तो जी रहा था मैं। हाँ में ना, ना में हाँ के मीठे कड़वे घूंट पी रहा था मैं। मैंने कहा, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, उसकी मदद करने से और कुछ ज्यादा नहीं है। वह बोली, ऐसा तो उसका पति भी कहता होगा, पर देख लो, बाल काले करने भर से ही किस शिखर तक उसके जज्बात पहुंचे हैं। घर के बिखरने की कगार तक हालात पहुंचे हैं। सच है, मर्दों का मन डोलने में वक्त नहीं लगता। ऋषि मुनियों से जो नहीं हो सका वश में, वह तुम जैसे कामुक पुरुषों से तो हो नहीं सकता। जो औरतों की नंगी टांगों से नजर भी हटा नहीं सकता, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। भरोसा ही तो केवल पत्नी का सर्वस्व और उसकी शक्ति है। फिर बोली, किसी को विपदा या त्रासदी से हम नहीं बचा सकते, पर औरों के घर की मुसीबत हम अपने घर तो नहीं ला सकते। कब शाम बीत गई इस कश्मकश में पता ही नहीं चला। खाना भी नहीं बना उस दिन घर हमारे। हमने बाहर से ही कुछ मंगवाया और सुबह के बचे हुए चावल ही खाए। वे बोली, औरों को तरकीबें सुझाते सुझाते कहीं मेरा ही घर ना उजड़ जाए। मैंने खामोश रहना ही उचित समझा। सुनता रहा, मैं सर झुकाए। फिर उसको तसल्ली देने के आशय से शब्दों को मस्तिष्क में तोलकर मैंने कहा धीरे से, ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। खुद को किसी लफड़े में पड़ने से संभाल रखूंगा। उसने मुंह खोपर किया और हल्की सी मुस्कुराई। चुपचाप खाना खाया हमने। मैंने चैन की सांस ली और बत्ती बुझाई। लेकिन नींद कहाँ आनी थी मुझे। करवटें बदलता रहा। मेरे दिमाग में भाभी का टेप लगातार चलता रहा। बेवकूफ है साला, मैंने सोचा। आजकल के दौर में चिट्ठियां कौन लिखता है? कागज पर लिखना तो अपने हाथ काट कर देने जैसा है। मैसेज भी तो कर सकता था फोन पर। अपने जज्बातों का इजहार करने के लिए क्या उसे यही एक रास्ता मिला था मरने के लिए? मुझे तो उसका इस दलदल से निकल पाना कठिन ही लगता है। देखते हैं आगे नाटक किस दिशा में चलता है। बेचारा मर्द करे भी तो क्या, अपने मन की कर भी तो नहीं सकता। सृष्टि ने जिस प्रयोजन से उसे बनाया है, युगों से परेशान है वह। कोई हल आज तक ढूंढ नहीं पाया है। बहुत सताता है उसे उसके दिमाग का कीड़ा। विश्वामित्र की तपस्या में विघ्न, ऋषि किंडम की क्रीड़ा, माधुरी का आत्मदाह और पांडु की पीड़ा। अखबारों की सुर्खियां हों या टीवी की चर्चाएं, आधुनिक स्कैंडल हों या
पौराणिक कथाएं, मोनिका और क्लिंटन हों या ऋषि और मेनकाएं, युगों युगों से पुरुष के मन में यही द्वंद चलता रहा है, क्या बदला है और क्या बदल सकता है। बार बार वह वही गलती करने से नहीं टलता है, फिर वही पश्चाताप व्यर्थ बैठा हाथ मलता है। पर करे भी तो क्या, दिक्कत तो यही है कि दिमाग उसका रिमोट कंट्रोल से चलता है, अपने मन की कर नहीं पाता और औरतें क्या चाहती हैं उसे कुछ समझ नहीं आता। जो वह नहीं कहती चाहती है कि वह समझे, और ऐसा मानती है कि वह जानता है पर करना नहीं चाहता। कैसे जिए वह, उसे कुछ समझ नहीं आता। मुझे ध्यान आया कि अपनी डायरियों में जो ढूंढता रहता हूं मैं भूली बिसरी रचनाएं, उनमें भी तो बहुत छिपे हैं राग मेरे, कहीं वे एक दिन मेरे लिए मुसीबत ही न बन जाएं। फिर मुझे ख्याल आया बीवी मेरी भी तो किसी दिन रूठे होने का फायदा उठाकर निकल पड़ती है अपने सीक्रेट मिशन पर, सुबह अपना बैग उठाकर। क्या हम सबके पास कुछ न कुछ छुपाने वाला नहीं होता। कब मेरी आंख लग गई मुझे पता न चला। सुबह फिर वही मनुहार और फटकार का शुरू हो गया सिलसिला। आज तो कारण पता था मुझे, वरना अक्सर तो उसकी नाराजगी का कारण बिना समझे ही उसे मनाता आया था मैं। बिना कसूर के ही सॉरी कहता और गैस वर्क से ही काम चलाता आया था मैं। फिर कुछ दिन तक पड़ोसियों की खबर नहीं मिली। एक दिन देर रात किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खोला तो भाभी के मियाँ को सामने सिसकते पाया। काले सफेद बाल लिए, बिखरे बिखरे हाल लिए, रुंधे गले से उसने मुझे बताया, तुम्हारी भाभी आज घर नहीं आई है। एक नौकर के हाथ उसने ये चिट्ठी भिजवाई है। मैंने खोला खत, पढ़ा, लिखा था, मेरे पीछे मत आना, सुलह की आस भी मत लगाना। तुम्हें पाकर जो खोया था मैंने, तुम्हें खोकर वो पा लिया है। बचपन का सोया प्यार मैंने फिर से जगा लिया है। तुम संग तो स्कूटर के पीछे ही बैठती रही, पर मेरी इनके पास कार है। भूल जाओ मुझे, मैं नहीं आ सकती वापस, व्यर्थ चिंता करना बेकार है। कल मैं कोर्ट में फिर से विवाह करवा रही हूँ। उसके बाद मैं हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। मैंने पड़ोसी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम वाकई चिंता छोड़ दो, घर जाकर खिजाब की शीशी फोड़ दो। हो सकता है भाभी का बुखार जल्दी ही उतर जाए और वह स्विट्जरलैंड से सीधी अपने ही घर वापस आए। ना आई तो फोटो वाली से पूछ लेना, शायद वो ही मान जाए। पर यदि तुम उसे घर लाओगे तो बच्चों को कैसे समझाओगे? वो तो बबली से भी छोटी लगती है, लोगों को क्या बताओगे? इसलिए मेरे विचार से उसका भी ख्याल छोड़ दो। जैसे भी हैं बाल, उन्हें फिलहाल छोड़ दो। बीवी की वापसी का इंतजार करो। उम्र की सच्चाई को सर उठाकर स्वीकार करो। मानता हूं वह समय मजाक का तो नहीं था, पर अपनी जिंदगी की इस हालत के लिए जिम्मेदार भी तो वही था। हालांकि बाल काले करने में कोई बुराई नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि उसकी अधेड़ उम्र में किसी ने गर्लफ्रेंड बनाई नहीं है। पर ये तलाक और फिर ये शादी तो मुझे कुछ ज्यादा ही लग रही थी बात। क्या वाकई ये सच था कि भाभी की अब जाकर सोई हुई ख्वाहिश जग रही थी? विश्वास नहीं कर पा रहा था मैं। एक तरफ तो उससे सहानुभूति जतला रहा था मैं, पर दूसरी ओर अपनी बीवी के सीन पर उतरने के अंदेशे से घबरा रहा था मैं। वे अब तक आई क्यों नहीं थी रसोई से? मुझे तो यही हैरानी थी, कहीं उसके भी मन में तो करवट ले रही कोई कहानी थी। ये बचपन के प्यार के किस्से ने बहुत घर उजाड़े हैं। शरीफ पतियों के घर बर्बाद कर रहे बहुत से बचपन के यार दिन दहाड़े हैं। उस भाभी के यार को जूता मारने को
मेरा दिल कर रहा था सच, आज तो मैं गुस्से से उबल रहा था। मैंने याद किया कि कैसे उसकी आंखों में आंसू मंडरा रहे थे। बिना बीवी के शेष जिंदगी काटने के खौफ शायद उसे सता रहे थे, या फिर जग हसाई से डर रहा था वह, कि शायद मन ही मन प्रभु से अरदास कर रहा था वह। पर मुझे उसकी दयनीय दशा पर वाकई तरस आ रहा था। रसोई से बर्तन खड़कने की आवाज लगातार आ रही थी। लगता था कि आज बीवी कोई खास ही खाना बना रही थी। फिर मुझे ध्यान आया कि मोबाइल पर तो जरूर मेरी बीवी भाभी के कांटेक्ट में होगी। उसे तो पता होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। शायद इसीलिए मेरी बीवी रसोई से आज बाहर नहीं आई है। इन औरतों ने भी तो अपने ग्रुप बना रखे हैं, अपने घर वालों की चुगलियां करने के लिए, और पति बेचारे दफ्तरों में बैठे कलम घिसते हैं इनके बिल भरने के लिए। कोई तो प्लानिंग की होगी। ऐसे तो अचानक स्विट्जरलैंड के प्रोग्राम नहीं बन जाते हैं। पति तो बेचारे गोवा तक ले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इधर मैं ख्यालों में खोया बैठा था बेखबर, और बीवी न जाने कब रसोई से आ गई थी बाहर। उसने आकर बाहर टीवी की चैनल बदली तो मुझे ध्यान आया। कोशिश तो मैंने बहुत की, पर फिर भी चेहरे पर चिंता के भावों को मैं छुपा नहीं पाया। मैंने मुख ऊपर किया तो वह बोली, किन ख्यालों में खोए रहते हो तुम? जो मन में है तुम्हारे क्यों नहीं कहते हो तुम? मैंने कहा, वाह, ये तो सरासर इल्जाम लगाने की बात हुई। फिजूल का शक करने की कोशिश वाहियात हुई। तुमने तो सुन ही लिया होगा वर्मा जो कहने आया था। वे बोली, नहीं, क्या बताया है उसने? अब कौन सा नया किस्सा सुनाया है उसने? उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि पता था उसे, पर फिर भी मुझसे छुपा रही थी, बन रही थी भोली, और मुझे नहीं बता रही थी। मैंने कहा, उसने कहा है कि मीना घर नहीं आई है। नौकर के हाथ उसने चिट्ठी भिजवाई है। उसने कोई विस्मय नहीं किया, चौंकी नहीं, और बोली, जो किया है उसने सही है। उस जैसे मर्दों को ठिकाने लगाने का तरीका ही यही है। मैंने कहा, तुम्हें पता है कि वो कहाँ गई है? वे बोली, नहीं, पर तुम क्यों उसके गम में घुले जा रहे हो? तुम भी कोई अपना चक्कर तो नहीं चला रहे हो? इस प्रहार के लिए तो मैं तैयार नहीं था। उसकी पूछताछ से बदलते चेहरे के भाव को छुपा पाता इतना भी होशियार नहीं था। वे बोली, जहां भी गई है मुझे बताकर नहीं गई है। आ जाएगी, वह कोई अय्याश लफंगी औरत नहीं है। मैंने बात को और न बढ़ाना ही उचित समझा। क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि भाभी भागी नहीं है। सब सहेलियों को तो खबर होगी, और शायद उनसे पहले राय ली भी हो, पर पूछूंगा मैं तो मुझे कहाँ बताएगी? उल्टा दो बातें मुझे ही सुनाएगी। वह मेरी सुनती ही कहाँ है? हमारी तो शादी के कायम रहने का कारण ही यही है कि मुझे सुनाई नहीं देता और वो सुनती नहीं है। फिर एक दिन जब मैं घर आया तो द्वार पर भाभी के स्वर को सुनकर चकराया। भीतर प्रवेश किया तो भाभी को मैडम से गप्पे हाँकते देख घबराया। सोचा, ये अब कहीं मेरी बीवी को तो पट्टी नहीं पढ़ा रही है? उसे कहीं स्विट्जरलैंड के ख्वाब तो नहीं दिखा रही है? पड़ोसी के बाद कहीं अब मेरी बारी तो नहीं आने जा रही है? पर उसका हुलिया देख दिल संभला कुछ, श्वास वापस आया। वही सादगी, वही सहजता, रूप में आधुनिकता की छाया, आत्मविश्वास से भरपूर, संस्कारों से दमकती काया। मैंने कहा, यूरोप का कुछ असर नहीं हुआ लगता है। यहाँ तो सब कुशल ही लगता है। फिर भी कैसा रहा स्विट्जरलैंड? वो कारें, नौकर चाकर, वो घूमना लिए हैंड इन हैंड, या कि गले में बाहें डाले, या कहूँ कुछ और। कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। सच, शर्म से आज मैं खुद ही मरा जा रहा हूँ। वह हाथ से मुंह को छुपाए हंसती रही। मर्दों की भोली समझ पर व्यंग कसती रही।
मैंने आवेश में श्रीमती से कहा, और तुम क्यों हंसती जा रही हो? तुम कहाँ का सपना सजा रही हो? तुम्हारा भी कोई बचपन का फ्रेंड है तो बताओ, मैं उससे बात कर लूं। वीजा की अर्जी से पहले ही मैं उससे दो दो हाथ कर लूं। बात काटती हुई भाभी बोली, अरे स्विट्जरलैंड किसे जाना था, मकसद तो सिर्फ उसे समझाना था। मुझे तो केवल अपना घर बचाना था। मैं जिस स्वर्ग में रहती हूँ उसके सिवा किसी और की चाह नहीं करती। क्या करते हैं लोग और क्या कहते हैं, मैं कभी परवाह नहीं करती। वासना ध्येय हो सकता है पुरुष का, नारी का मोह नहीं होता। प्रकृति के मूल प्रयोजन से ज्यादा काम से उसे सम्मोह नहीं होता। सही है, वह पति को हर सुख पहुंचाना चाहती है, परंतु यथार्थ आनंद संभोग से ही नहीं मिलता, उसे वह यह भी बताना चाहती है। नश्वर जगत में अनश्वर यदि कुछ है तो प्यार है। वही पूजा अर्चना नारी की उसके जीवन का श्रृंगार है। साधना, भक्ति, शक्ति, उपलब्धि उसके जीवन की उसका परिवार है, और वह अपनी उपलब्धियों को छिछोरी तन की प्यास के लिए गंवा नहीं सकती। किसी मृग तृष्णा का पीछा करती वह स्विट्जरलैंड तो जा नहीं सकती। जो मिला नसीब में, यदि वो काफी नहीं है उसके लिए, तो जग ढूंढने से कस्तूरी वो कभी पा नहीं सकती। शहर से शाम तक जूझती, रात थक हार कर सोती है। एक अय्याशी की गुड़िया ना होकर पत्नी कुछ और ही होती है। एक तपस्या है शादी, यज्ञ है जिसकी ज्वाला प्रेम से प्रज्वलित होती है। नारी आहुति है, उसकी ज्योति है। दूर झिलमिलाती बिजलियां किसे नहीं सुहाती, लेकिन चाहने भर से जिंदगी सपना तो नहीं बन जाती। प्रेम ज्योति से ही घर आंगन है संवरता। जुगनुओं के प्रकाश से घर में उजाला नहीं हुआ करता। सही है, मैंने कहा, आज मैंने जाना है। काल्पनिक देवी का सही रूप अब मैंने पहचाना है। आज तक पत्थर की प्रतिमा के आगे सर झुकाता रहा हूं, गौर नहीं किया उसके मूक स्वरों में गुथे संदेश पर, मात्र पूजा की रस्में निभाता रहा हूं। यह सिर्फ एक कविता नहीं, एक दृष्टि है जीवन को देखने की। ये एक झलक है जीवन के विविध रंगों से बने इंद्रधनुष की। एक रंग जो मैंने चुना आपके लिए। यदि ये भाव आपको अपने से लगें तो ऐसे ही और एहसासों की इस यात्रा में मेरे हमसफर बनिए।